Hello students, I am Swati. I will teach you web application development using PHP and today is our first lecture. So we will study about the introduction to web applications. In this lecture, we will study web applications, scripting languages, web server, static versus dynamic websites. These are the topics of the introductory part of this subject. So first of all, web applications. सो वेब एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो कि एक रिमोट सर्वर पे स्टोर होता है. एक्चुअली दिस वर्क्स इन अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. सो वेब एप्लीकेशन रिमोट सर्वर पे स्टोर होगा और हम वी क्लाइंट विल यूज इट फ्रॉम द ब्राउजर ऑफ आवर ओन सिस्टम. ठीक है, हम क्लाइंट हैं और जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो रिमोट सर्वर पे स्टोर होगा. वी The server serve us our request. जैसे जैसे हम रिक्वेस्ट करेंगे वैसे वैसे वो एप्लीकेशंस हमें सर्व होती जाएंगी. अब कई सारी वेब एप्लीकेशंस हैं. हम ब्राउज़र की हेल्प से जो भी इंटरनेट पे यूज़ करते हैं वो एक वेब एप्लीकेशन है. अगर हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, जीमेल यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, कोई वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट में हम कोई प्रेजेंटेशन देख रहे हैं या कोई पीडीएफ फाइल देख रहे हैं, दैट ऑल आर वेब एप्लीकेशन. वो हमारे सिस्टम पे स्टोर नहीं है, वो सर्वर पे स्टोर है और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये वाला फेसबुक का पेज और रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओपन करके दो, तो वो वाला पेज जो सर्वर है हमारी रिक्वेस्ट को सर्व करता है. दैट इज कॉल्ड आवर वेब एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++. ऐसे सिमिलरली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जो कि हमें एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए अलाउ करती है. स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि डायरेक्टली हम उसे एक एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हैं, हम उसको किसी और लैंग्वेज के अंडर एम्बेड करके यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि PHP कोई एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज को हम HTML के अंदर एम्बेड करते हैं. सिर्फ और सिर्फ PHP एज इट इज यूज नहीं होगी. तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमें स्क्रिप्ट के फॉर्म में कोई भी प्रोग्राम राइट करने के लिए अलाउ करती है. अब हम इसको क्यों यूज करते हैं? ताकि हम डायनेमिक वेब पेजेस बना सकें. अब डायनेमिक वेब पेजेस क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट आपको बता दूं, डायनेमिक वेब पेजेस वो होते हैं जिसको कि यूजर कोई ना कोई रिक्वेस्ट करके चेंज कर सकता है. वेयर स्टैटिक वेब पेजेस वो होते हैं जो कि चेंज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल फेसबुक जो है वो एक डायनेमिक वेब पेज है. जो भी यूजर लॉगिन करता है उसको उसका अलग कंटेंट दिखता है एज कंपेयर टू किसी और यूजर के. अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग भी आगे दो तरह की है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. सो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें कि हमारा डेटाबेस वेब सर्वर में स्टोर होगा. जो भी हमने रिक्वेस्ट करनी है वो सर्वर से आएगी. हमारा जो भी फाइल सिस्टम है, जो भी डाटा है वो हमारे सिस्टम पे स्टोर नहीं होगा. सारा का सारा जो डाटा है वो वेब सर्वर में स्टोर होगा और हमारे रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली सर्वर हमें रिस्पॉन्स देगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, ये जो है ये लोकल कंप्यूटर है. लोकल कंप्यूटर ने विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वेब सर्वर को रिक्वेस्ट किया है. अब वेब सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स किया है इन द पेज विच इज रिटन इन HTML, जिसे कि हम वेब पेज कह देते हैं. और इंटरनेट की हेल्प से वो वेब पेज हमारे लोकल कंप्यूटर में आ जाता है. दिस इज कॉल्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. अब एडवांटेजेस क्या है इसकी? इट डजंट रिक्वायर द यूजर टू डाउनलोड प्लगइन. सबके सब हमें प्लगइन सब कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. अब हर कोई अगर फेसबुक का सारा डाटाबेस अपने सिस्टम पे स्टोर करने लग पड़े तो वो तो सिस्टम जो है वो क्लैश ही हो जाएगा. दैट्स व्हाई द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड and your scripts are hidden from view. User only see the HTML output.
जैसे कि मैंने बोला था जो रिस्पॉन्स होता है वो वेब पेज के फॉर्म में होता है जो कि HTML में रिटर्न होता है। तो जो एक्चुअल का जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट प्रोग्राम हिडन रहता है, ठीक है। इवन अगर आप सोर्स भी व्यू कर लोगे तब भी वो प्रोग्राम वो स्क्रिप्ट जो है वो हिडन ही रहेगी, राइट। सो नेक्स्ट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग. In client-side scripting, program that execute on client side by the web browser instead of server side. पहले सर्वर साइड में क्या था, सारा का सारा डाटाबेस सब कुछ ही हमारा सर्वर में था, लेकिन इसमें जो भी प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करना है वो सर्वर पूरा प्रोग्राम हमें क्लाइंट को भेज देता है। क्लाइंट के सिस्टम पे वो प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होता है। अपॉन रिक्वेस्ट the necessary file are sent to the user's computer by web server on which they reside. एग्जीक्यूशन इसमें सर्वर साइड में नहीं होती है, क्लाइंट साइड में होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर ने सर्वर को एक URL रिक्वेस्ट सेंड की है। वेब पेजेस आर स्टोर्ड इन द वेब सर्वर, देन वेब सर्वर डिसाइड करेगा कौन सा वेब पेज इस गिवन URL के लिए है जिसको कि रिस्पॉन्स में सेंड बैक करना है वेब ब्राउजर को। देन वेब ब्राउजर इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द कंटेंट ऑफ द HTML पेज इंक्लूडिंग एनी स्क्रिप्ट। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? It allow for more interactive by immediately responding to user action. अब अगर सारा का सारा डाटाबेस सर्वर में पड़ा हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट करने में जितनी बार भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे, आपकी हर एक रिक्वेस्ट लाइन बाय लाइन, वन बाय वन एग्जीक्यूट होगी। अब अगर सारा डाटाबेस आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है तो आपको किसी और सर्वर को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन टाइम आपने रिक्वेस्ट करनी है, जो प्रोग्राम है आपका वो आपके सिस्टम में आ जाएगा, फिर आपके सिस्टम से ही आपने रिक्वेस्ट करनी, तो जो रिस्पॉन्स है वो क्विक हो जाता है, जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। कैन गिव डेवलपर्स मोर कंट्रोल। ऑब्वियसली अगर सारे का सारा डाटा आपके खुद के पास है तो आपके डेटाबेस पे ज़्यादा कंट्रोल है। आप अपने अकॉर्डिंगली वेब एप्स देख सकते हो, वेब पेजेस देख सकते हो, क्योंकि सारा सिस्टम आपके ही सिस्टम पे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजंस हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में। कंपैरिजन में जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, जो भी सारा का सारा कोड है वो आपके वेब यूजर ब्राउजर में ही ऑलरेडी होता है, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में डायनेमिक पेजेस बनते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में स्टैटिक पेजेस बनते हैं। क्यों स्टैटिक पेजेस बनते हैं? क्योंकि जितनी बार आप क्लिक करोगे, जितनी बार आप कोई रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट आप ही के सिस्टम पे रहेगी। जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में जितनी बार रिक्वेस्ट करोगे, हो सकता है सर्वर में कोई अपडेशन आई हो या कोई चेंजेस आई हो जिसके के कारण आपका वेब पेज चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जीमेल का ही देख लो, जीमेल में डेटाबेस जो है वो सर्वर साइड में होता है। अब जितनी बार आप अपना जीमेल रिफ्रेश करोगे ना, हो सकता है कोई नई मेल आई हुई हो, वो न्यू मेल जो है वो डायनेमिक पेज क्रिएट करेगी, आपका व्यू जो है सिस्टम का वो चेंज हो जाएगा। लेकिन क्लाइंट साइड में ऐसा नहीं होता है। Then web browser execute the client side scripting, whereas it execute the server side scripting. डेटाबेस को वेब सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में डेटाबेस जो है आपके सिस्टम में मिल जाता है, आप एक रिमोट डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। Can't access the file system that reside at the web server because you cannot connect to the database on the remote server, whereas in server side scripting आप फाइल सिस्टम जो कि वेब सर्वर में है उसको असेस कर सकते हैं। रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इज फास्टर। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि सारा डाटा आपके सिस्टम है, whereas the response from a server side script is slower as compared to client side script. नेक्स्ट इज, अब हम इतना वेब सर्वर कर रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि वेब सर्वर एक्चुअल में क्या है।
वेब सर्वर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एक्चुअली ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसका मेन काम आपको वेब सर्विसेज प्रोवाइड करना है। वेब सर्वर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे वेब पेजेस स्टोर्ड हैं। जो वेब पेजेस जब कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो वो उस रिक्वेस्ट को वेब पेजेस के फॉर्म में रिस्पॉन्स करते हैं, और जो भी कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे हम HTTP कहते हैं, उसके फॉर्म में उस प्रोटोकॉल को यूज करके होता है। अब वेब सर्वर्स भी दो तरह के होते हैं, लोकल वेब सर्वर और रिमोट वेब सर्वर। लोकल वेब सर्वर जैसे नाम ही बता रहा है कि लोकल है, ये लोकली लोकेट होता है। लोकल सर्वर एक प्राइवेटली ओन्ड मशीन होती है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय डेवलपर्स, जो कि अपनी वेबसाइट को स्टोर और टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। अब ये एक ऐसा वेब सर्वर होता है जो आप ही के सिस्टम में होता है। अगर मान लो हम ही ने कोई वेबसाइट बनानी है और हमने उस वेबसाइट को टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए पहले हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए। हम डायरेक्टली जाके डोमेन नेम तो लेंगे नहीं, डायरेक्टली रिमोट सर्वर में जाके अपनी वेबसाइट तो लॉन्च करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने अपनी वेबसाइट की टेस्टिंग नहीं की है। तो टेस्टिंग करने के लिए और वेबसाइट को स्टोर करने के लिए हमें एक लोकल वेब सर्वर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एक वैम्प सर्वर है, अपाचे सर्वर है, ये जो है लोकल वेब सर्वर की तरह यूज किए जाते हैं, जिसमें कि जो डेवलपर है अपने सिस्टम पे इसको इंस्टॉल करने के बाद अपनी वेबसाइट को स्टोर कर लेते हैं, और जो भी वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है वो वेब एप्लीकेशन लोकल वेब सर्वर के थ्रू कॉल की जाती है और रन की जाती है फॉर टेस्टिंग। अब लोकल सर्वर आपका अपना लैपटॉप हो सकता है, कोई आपका पर्सनल कंप्यूटर वो हो सकता है, जो कि सारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है लोकली वेब एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। नेक्स्ट इज रिमोट वेब सर्वर्स। रिमोट सर्वर रिमोटली लोकेट होता है, जिसमें कि वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस होते हैं और बाकी के रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिमोट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यूज किए जाते हैं। रिमोट सर्वर में एक सिंगल वेबसाइट को भी होस्ट कर सकता है या मल्टीपल वेबसाइट्स को भी होस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो जीमेल का सर्वर है उसमें सिर्फ जीमेल की वेबसाइट को हैंडल करने के लिए ही यूज होते हैं, वेयर एज ऑनलाइन शॉपिंग के जो सर्वर हैं उसमें मे बी जो ईबे है, ईबे का हो सकता है, फ्लिपकार्ट का भी हो सकता है, स्नैपडील का भी हो सकता है, जो जितने शॉपिंग पे साइट्स हैं वो एक ही सर्वर में हो सकती हैं। तो देन दैट सर्वर विल होस्ट द मल्टीपल वेबसाइट्स। अब नॉर्मली जो हम लोकल वेब सर्वर जिस सिस्टम पे बनाते हैं उस सिस्टम से जिस सिस्टम पे हमने रिमोट वेब सर्वर बनाना है वो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हाई पावर्ड होता है, क्योंकि उसमें वेब पेजेस ज़्यादा होने हैं, ज़्यादा वेबसाइट्स रखनी है, तो उसकी परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए, उसमें लार्ज मेमोरी और स्टोरेज स्पेस होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। नेक्स्ट इज हमने बात की थी स्टैटिक वेबसाइट होती है और डायनेमिक वेबसाइट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द स्टैटिक वेबसाइट. Static websites are the ones that are fixed and display the same content for every user, usually written exclusively in HTML. इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर हम 10 सिस्टम में सेम वेबसाइट ओपन करेंगे तो 10 सिस्टम में वेबसाइट सेम कंटेंट होगा, सेम ही चीज़ लिखी हुई होगी, सेम ही चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल हम अपनी अगर कॉलेज की वेबसाइट ही ओपन कर रहे हैं तो जितनी बार वो कॉलेज की, अनलेस अगर हमने लॉगिन नहीं किया है, हम स्टूडेंट नहीं है कॉलेज के, जितनी बार हमें अगर अलाउ ना किया गया हो कि हम डायनेमिकली भी उस वेबसाइट को देख सकते हैं तो वो तब तक वेबसाइट स्टैटिक ही रहेगी। जितनी बार हम उसको, वो होम पेज होगा, सेम ही कॉलेज का लोगो होगा, सेम ही कॉलेज की फोटो होगी, सेम ही उसमें कंटेंट होगा। Static websites usually come with a fixed number of pages that have a specific layout. Static website is usually created HTML and CSS. HTML मार्कअप लैंग्वेज है और CSS डिजाइनिंग के लिए यूज की जाती है।
नोटपैड पे सिंपल टेक्स्ट एडिटर नोटपैड है, लेकिन आजकल और भी कई सारे एडिटर आ गए हैं जो कि स्टैटिक वेबसाइट के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम इजीली स्टैटिक वेबसाइट बना सकें। नेक्स्ट इज डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट से बिल्कुल अपोजिट है। डायनेमिक वेबसाइट में अगर हमने 10 सिस्टम पे सेम वेबसाइट खोली है, 10 अलग अलग लोगों ने वेबसाइट खोली है, तो उन 10 के 10 लोगों को जरूरी नहीं है कि सेम ही कंटेंट शो हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीमेल अकाउंट मैंने अपना अकाउंट किसी सिस्टम पे खोला, किसी दूसरे सिस्टम पे किसी और ने अकाउंट खोला है, तो दोनों सिस्टम पे जो मेल है, इनबॉक्स में जितने मेल्स आई होंगी, दोनों के नंबर ऑफ मेल्स डिफरेंट होंगी, दोनों में डिफरेंट कंटेंट होगा। वाई? बिकॉज दिस इज कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट. It allows user to interact with the information that is listed on the page. Dynamic website rely on both client side and server side. For example, कॉलेज की ही वेबसाइट है, अगर तो हम यूजर नहीं है या हमने लॉगिन करके कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ हमने इंफॉर्मेशन ही लेनी है वेबसाइट से, तो वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज कर सकते हैं। जो भी डाटा है वो हमारे सिस्टम पे ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम लॉगिन कर रहे हैं या एडमिशन का प्रोसेस करना है, तो हर एक यूजर का अपना एक लॉगिन आईडी होगा, जिसे कि जब हम एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद उस हर एक के अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग डिस्प्ले होगा, नेम अलग डिस्प्ले होगा और अपनी जो इंफॉर्मेशंस है वो अलग डिस्प्ले होगी। तो वो होगा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब इनको बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, PHP यूज कर सकते हैं, ASP.NET यूज कर सकते हैं। जो हमारी डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए लैंग्वेजेस हैं, उसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस तो हम यूज करते ही करते हैं, लेकिन इन लैंग्वेजेस से हम स्टैटिक बना सकते हैं। लेकिन जो स्टैटिक लैंग्वेजेस के हैं, जैसे कि HTML एंड CSS हैं, उनको यूज करके हम डायनेमिक वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर। नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे हम वो वैम्प सर्वर इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ PHP, फिर PHP की कोडिंग करनी स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए ये इतना ही है। नाउ वी विल मीट सून। थैंक यू।